तो हेलो एवरीवन, रज़िया मशकूर वतन की बात हम वतनों के साथ। हमारे साथ आज दीपक शर्मा साहब हैं। दीपक साहब के बारे में आपको बस मैं इतना ही बता दूं कि दीपक साहब ने एक बहुत लंबा अरसा जर्नलिज्म में रहे हैं और बहुत सारे फेस देखे हैं, बहुत सारे मीडिया के साथ काम किया है। आखिरी आज तक था और उसके बाद अब आप अपना खुद का एक चैनल है दीपक शर्मा साहब के नाम से, यूट्यूब पर अवेलेबल है। मैं लिंक लगा दूंगी इसमें, तो आप लोग उसको जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और उनको सपोर्ट कीजिए और उन्हें सुनिए कि वो कितनी सही और बैलेंस बात करते हैं। तो सबसे पहले तो दीपक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। मुझे खुशी है कि आपने अपने कीमती वक्त से हमें थोड़ा सा वक्त दिया है और आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट को सुनने के लिए तो हम सभी तैयार रहते हैं। तो पहला ही सवाल मैं शुरू करूंगी आपसे। कल अरुंधति साहिबा का एक नोट आ गया है जिसमें बड़ा शोर मचा हुआ है इंटरनेट पर कि इस मुल्क को यानी भारत को 4 लोग चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं और चारों गुजराती हैं। आपका क्या टेक है इस पर? देखिए, उन्होंने अरुंधति ने जो भी कहा सही फरमाया उन्होंने, क्योंकि अगर हम देखें 2014 के बाद, और क्योंकि आपने कहा कि आप बॉलीवुड कवर करती रही हैं, तो बॉलीवुड में कंगना जी ने कहा था कि 2014 के बाद एक नई तरह की एक आजादी, एक नया तरह का हिंदुस्तान सामने इमर्ज हुआ हम लोगों के आंखों के। और ये वो वक्त था जब मैं पार्लियामेंट कवर करता था और मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कवर करता था, और लगातार 2002 से मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कवर करता रहा। पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी को और फिर उसके बाद तकरीबन 2 टर्म मनमोहन सिंह था, और उसके बाद मोदी जी। और मोदी जी से मेरे जो ताल्लुकात थे वो जब जनरल सेक्रेटरी थे और बीजेपी में थे, क्योंकि केशु भाई पटेल जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो मोदी जी की कुछ अनबन हुई केशु भाई पटेल से। और उसके बाद अडवाणी जी जो सिर्फ गुजरात ही देखते थे, एक तरह से फोकस करते थे, और गुजरात के बारे में जो भी डिसीजंस होते थे वो अटल बिहारी वाजपेयी उसमें कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते थे, कभी दखलंदाजी नहीं करते, वो अडवाणी जी ही देखते। तो जब ये झगड़ा बढ़ा, और इत्तेफाक देखिए मैडम की, जब झगड़ा हुआ तो एक दिन मैं नॉर्थ ब्लॉक में ही था। नॉर्थ ब्लॉक में जब मैं था, यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ होम यानी उस वक्त के जो होम मिनिस्टर थे अडवाणी साहब, उनका ऑफिस था वहीं पर नॉर्थ ब्लॉक में। और मैंने देखा केशु भाई पटेल जो मुख्यमंत्री थे गुजरात की, उनकी मुलाकात हुई। काफी मायूस से वो आए, और जितनी मायूसी के साथ आए उससे दुगनी मायूसी के साथ वो लौटे। तो मैंने वहां तहकीकात की कि भाई क्या मसला हो गया, मुख्यमंत्री का जो चेहरा है उतरा हुआ। उन्होंने कहा बहुत सी गुजरात में प्रॉब्लम्स हैं, बहुत अलग अलग तरीके की पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, और केशु भाई की सेहत भी अच्छी नहीं है। और उसके बाद ये फैसला हुआ कि नरेंद्र मोदी को चीफ मिनिस्टर बनाया। और उसके बाद फिर आपने और एक और इत्तेफाक में आपको बता, नरेंद्र मोदी जो है वो मुख्यमंत्री वहां पर ऐलान हुआ उनका। तो ये एक अजीब इत्तेफाक कि जिस वक्त मोदी साहब का जो मुख्यमंत्री बनने का जो फैसला अडवाणी जी ले रहे थे, एक रिपोर्टर के बहैसियत रिपोर्टर में वहीं पर था नॉर्थ ब्लॉक। और ऐसा ही कुछ सिलसिला हुआ जब एक दिन 11 बजे मैंने देखा कि काफी हलचल मच गई नॉर्थ ब्लॉक में अडवाणी जी के ऑफिस। और क्योंकि मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया है, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, पार्लियामेंट, ये सब देखता था मैं उस वक्त, और आज तक में मैं था। तो उस वक्त क्या हुआ कि एकदम से हलचल मची, तो मैंने पूछा भाई क्या हो गया है? उन्होंने कहा साहब गुजरात में कुछ हो गया। और तब 1 घंटे बाद मुझे ये पता लगा कि वहां पर एक गोधरा के पास एक ट्रेन लौट रही थी जिसमें आग लगाई। उसके बाद फिर धीरे धीरे दंगे शुरू हुए, वो सब आपको पता है। वो दौर भी हमने देखा। और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी ने शपथ ली राष्ट्रपति भवन में, शायद 26 मई का दिन था 2014 का, तो मैं रिपोर्टिंग कर रहा था उस वक्त। अब जो आप कहना चाहती हैं, जो आपका जो सवाल है उसका जवाब अब यहाँ से शुरू। ये तो अभी मैंने आपके ऑडियंस के लिए बताया कि ये देखिए, जिस वक्त नरेंद्र मोदी, आप यूं कहें कि हिंदुस्तान के वो प्राइम मिनिस्टर बने, तब तक वो एक बहुत बड़ी जंग पार्टी के भीतर जीत चुके। और वो जो जंग वो पार्टी के स्ट्रक्चर के भीतर थी, विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ द पार्टी, जहां उन्होंने सबसे बड़ा जो एक चेहरा लाल कृष्ण अडवाणी, उन्हीं को डिसमेंटल कर, उसके बाद राजनाथ को डिसमेंटल किया, सुषमा स्वराज को डिसमेंटल किया, और उन्होंने गडकरी को किनारे किया और एक रास्ता बनाया। और उसके बाद जब अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी और ये बड़े बड़े लोग जब ये किनारे हो, तो बाकी की जो बीजेपी थी, जो कार्डर बेस्ड पार्टी, वो खुद ब खुद मोदी जी के आगे झुकी। और यहीं से जब उन्होंने इस कार्डर बेस्ड पार्टी को पूरी तरह झुका दिया, तो सारी की सारी जो हुकूमत थी उनके हाथ, नंबर पार्टी की हुकूमत, सरकार की पूरी बागडोर आप कह सकते हैं। दूसरी चीज ये थी जो कि जब भी आप अगर हिंदुस्तान में देखें, और जो हमने पार्लियामेंट देखी है, उस वक्त तो उम्र मेरी छोटी थी, मैं यंग था, बहुत ट्रेनी रिपोर्टर था, लेकिन 90 का जो दशक है, जो 90s का जो एक आप कह सकते हैं डिकेड, वहां
पर हिंदुस्तान में सरकारें बनी, सरकारें चली और सरकारें गिरी। उसकी वजह थी जितनी की जितनी सरकारें आई उस वक्त नरसिम्हा राव साहब के बाद, वो अलायंस गवर्नमेंट, वो बैसाखियों पे सरकार थी और कोई भी पार्टी उसमें विड्रॉ करती थी और सरकार गिर जाती। ये जो सरकार है 2014 में, ये एक आप कह सकते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ। और एक चीज मैं यहाँ पर और आपके ऑडियंस से शेयर करना चाहूंगा कि ये जो सरकार हमने पहली बार देखी, मतलब मैंने अपने करियर में पहली बार, उसमें ये एक ऐसी सरकार थी जहां जिसको जरूरत नहीं थी किसी भी अपने अलायंस पार्टनर से कोई मदद लेने। यानी शिवसेना का कोई मतलब नहीं था, अकाली दल का कोई मतलब नहीं था, जनता दल यूनाइटेड का कोई मतलब नहीं, टीएमसी का कोई मतलब नहीं था, इन पार्टीज का कोई मतलब ही नहीं था। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि नाम की एक अलायंस रह गई। और जब नाम की अलायंस हो, जब आपके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लोकसभा के अंदर और अपोजिशन का आलम यह हो कि अपोजिशन में जो आपको एक नंबर चाहिए हो तब आप लीडर ऑफ अपोजिशन बनते हैं, वो संख्या भी कांग्रेस के पास नहीं थी। तो ये तो अपोजिशन का हाल था कि ऑफिशियल लेवल पर इस मुल्क के पास 2014 से लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, क्योंकि अपोजिशन के पास वो स्ट्रेंथ, वो नंबर्स फ्लोर ऑफ द हाउस पे नहीं है। तो एक वीकेंड अपोजिशन और एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की गवर्नमेंट और एक ऐसा शख्स वहां पर प्रधानमंत्री है जिसने अडवाणी और जोशी और इस तरह के जितने भी लोग हैं, अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा, जो पुराने सीनियर बुजुर्ग जो आप कह सकते हैं एक कार्डर बेस्ड पार्टी के, उन सब को किनारे कर दिया था, हाशिए पे कर दिया। ऐसी स्थिति में अगर अंबानी और अडानी, उनका सूरज चमक, अगर अडानी और अंबानी वो क्रोनी कैपिटलिज्म के नए सिंबल बनते हैं, नए प्रतीक बनते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, और दोनों ही आज की तारीख में दोनों में एक होड़ है, जहां कभी अडानी साहब का शेयर मार्केट में प्राइस ऊपर जाता है तो वो एशिया के रिचेस्ट एशियन बन जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है उसे शेयर ऊपर गए, पता चला कि मुकेश अंबानी जो है वो रिचेस्ट एशियन हो गए। तो ये एक दौर चला। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि हम दो हमारे दो, जो राहुल गांधी ने वहां कहा कि हम दो और हमारे दो की सरकार है, तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं करना चाहिए। ताज्जुब सिर्फ इस बात का है कि ये जो मुल्क था और ये जो मुल्क है, इसमें जो डेमोक्रेसी जो हमारी रही है अभी तक, जो सोशल फैब्रिक रहा है हमारा, उसमें हमने ऐसा दौर नहीं देखा जहां जो सरकार है वो 4-5 लोगों के हाथ, और ये सब कुछ एक ऐसी पार्टी में हो रहा है जो पार्टी ये दावा करती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और वो पार्टी कार्डर बेस्ड पार्टी है, जहां लोग, जहां चाय वाला जो है वो वजीर आजम बन जाता है, और जहां पर एक किसान का बेटा जो है वो देश का गृह मंत्री बन जाता है, और एक मठ में एक आरती उतारने वाला जो महंत, वो एक मुख्यमंत्री बनता है हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे का। तो शोकेस में तो पार्टी ऐसी दिखती, लेकिन भीतर का मैंने आपको प्रेजेंटेशन दे दिया है। भीतर में जो एक आप कह सकते हैं डेमोक्रेट डिक्टेटर, और ये जो डेमोक्रेट डिक्टेटर आप कहेंगे, ये कोई नई चीज नहीं है। ये आप देखें लैटिन अमेरिका में, यूरोप में भी है, कई मुल्कों में जहां पर डेमोक्रेसी के नाम पे सरकारें बनी, लेकिन उनके पास संख्या बल, उनके पास स्ट्रेंथ इतनी थी, उनके पास ताकत इतनी थी कि वो एक तरह से डिक्टेटर बन गए। तो ये हाल है इस वक्त का। जी ओके, सो आपने मेरा जो पहला सवाल था उसके दो हिस्से थे। एक तो ये कि ये 4 लोग चला रहे हैं और ये चारों गुजरात से आते हैं। अब अगर दूसरे पार्ट को हम आपसे कुछ सुनना चाहें तो शायद पिछले 75 साल में बहुत सारे स्कैम हुए हैं, बहुत सारे घोटाले हुए हैं, लेकिन शायद 75 साल में ये सबसे बड़ा घोटाला अभी आया है बैंकों का, जिसमें के तकरीबन 23,000 करोड़ रुपया जो लेकर फरार हुए हैं या जिसने बैंकों को धोखा दिया है, ये ही इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द गुजरात। तो मेरा दूसरे पार्ट का जो जवाब है वो अभी बाकी है कि ये जो 4 तो ये हैं, लेकिन जो ये सबसे बड़ा घोटाला हुआ है ये भी गुजरात से आते हैं। और इससे पहले के जो, अगर हम जैसे 10 बड़े नाम बैंक घोटाले के अगर उठाएं तो वो सारे के सारे गुजराती बिजनेसमैन हैं। इस पर आपका क्या आप रोशनी डालना चाहेंगे इस बात पर? देखिए, विद ऑल रिस्पेक्ट टू Gujarat, because Gujarat is an integral part of the country, and Gujarat has produced some of the outstanding leaders in the world. महात्मा गांधी आप कह सकते हैं जिस सरजमी से आते हैं, जहाँ से सरदार पटेल आते हैं। और जहां तक बिजनेस की बात है तो अपनी अगर आप गुजरात का साइज देखें, उसकी पॉपुलेशन देखें, 6 करोड़ 7 करोड़ की पॉपुलेशन है। कहाँ हमारे मुल्क की इस वक्त जो पॉपुलेशन है वो 135-140 करोड़ है, तो बहुत छोटा सा परसेंटेज है। आप कह सकते हैं कि जो यूरोप में बेल्जियम की स्थिति होगी या नीदरलैंड्स की स्थिति होगी, वो हिंदुस्तान के नक्शे
पर गुजरात का। बट अगेन जो एंटरप्राइजिंग उनका जो एक कैलिबर है, चाहे वो बिजनेस में तो बहुत रुइया, स्मार्ट रहे हैं ना वो हमेशा से। जी जी। और अगर आप देखें तो जो शेयर मार्केट है माशाल्लाह गुजरात और महाराष्ट्र और थोड़ा बहुत हिस्सा आप कह सकते हैं मारवाड़ी जो राजस्थान में रहते हैं और कुछ कर्नाटक, यही हिंदुस्तान के शेयर मार्केट को भी यही सूबे चलाते हैं। बट जो आप स्कैम की बात कर रही हैं, तो मैं शुरू करता हूँ एबीजी शिपयार्ड स्कैम जो अभी कुछ दिन पहले हुआ है। देखिए इस स्कैम में जो चौंकाने वाली बात है वो सबसे बड़ी ये है कि 2016-17 2016 और 17 में अर्नेस्ट एंड यंग जो कंपनी थी उन्होंने एक ऑडिट किया था, और उस ऑडिट में एक चीज बहुत क्लियर हो गई थी, बहुत साफ हो गई थी कि ये जो ऋषि अग्रवाल साहब हैं जो एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट हाउस से रिलेटेड, देखिए हिंदुस्तान में जो आप कह सकते हैं कि टॉप 5 पिछले 15 सालों में अगर टॉप 5 हम कॉर्पोरेट जायंट्स कहें तो उसमें रुइयास का नाम आता है। आपने एसआर का नाम सुना हो, एसआर ग्रुप, जिनके पास हच एसआर फोन था और वोडाफोन को उन्होंने बेचा, और 2 भाई हैं शशि रुइया और रवि रुइया। और एक जमाने में जो रिफाइनरी धीरू भाई अंबानी ने लगाई जामनगर, वो रिफाइनरी का जो असली प्रोजेक्ट था वो रुइयास का। तो रुइयास एक बहुत इस्टेब्लिश, एक बहुत ही स्थापित औद्योगिक घराना हमारे भारत का रहा है, और उन्हीं के सगे भांजे, उनकी बहन के लड़के ये ऋषि अग्रवाल थे जो जिनको रुइया फैमिली ने, एसआर फैमिली ने शिपयार्ड के बिजनेस में खड़ा किया। अब कोई भी बिजनेस करे हमें उसका स्वागत करना चाहिए, इस्तकबाल करना चाहिए। वही बिजनेस से ही हम देखिए आज बिजनेस की बदौलत आज आप अमेरिका से हमसे मैसाचुसेट्स से बात कर रहे हैं, और बिजनेस की वजह से आज यूएस एक अमेरिका एक इतना बड़ा जायंट दुनिया है, और इसी बिजनेस और कारोबार की वजह से आज चीन जो है अमेरिका को टक्कर दे रहा है। तो बिजनेस अभी भी हम प्रो बिजनेस, हम एक लेफ्ट ओरिएंटेड थॉट से नहीं कि नहीं साहब हम बिजनेस के अगेंस्ट, हम क्रोनी कैपिटलिज्म के अगेंस्ट हो। तो बिजनेस का हम स्वागत करते हैं, और बिजनेस बढ़ाने के ऋषि अग्रवाल को बढ़ाया गया। और एक समय में ऋषि अग्रवाल जो थे, जो सबसे बड़ा जो स्कैम है उसके जो मेन अक्यूज आज की तारीख में, उन्होंने गुजरात में, सूरत में और दहेज शिपयार्ड यानी आप कह सकते हैं शिप बनाने का, वेसल्स बनाने का, उन्होंने एक बहुत बड़ा शिपयार्ड कारखाना लगाया, और उस कारखाने में बड़ी सस्ती जमीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको मुहैया कराई। उसमें हालांकि इंक्वायरी हुई थी, वो जो जमीन उनको दी गई करीबन 1.25 लाख स्क्वायर मीटर जमीन, वो आप कह सकते हैं आधे दामों में दी गई, जिसमें सीएजी जो हमारे यहाँ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी सरकार का जो सबसे बड़ी ऑडिट एजेंसी है, उसने जब ऑडिट किया तो उन्होंने मोदी जी के खिलाफ लिखा है, और ऐसा कांग्रेस का दावा है कि ये जमीन ऋषि अग्रवाल को बहुत सस्ते में दी गई। और इन ऑब्जेक्शंस के बावजूद मोदी जी ने फिर उनको एक जमीन दहेज में, और एक टाइम पे ऋषि अग्रवाल हिंदुस्तान के सबसे बड़े आप कह सकते हैं शिपयार्ड के मालिक बन गए। यहां तक तो कहानी एकदम ठीक है, कहानी यहां से खराब होनी शुरू होती है। 2013 आते आते जो ऋषि अग्रवाल हैं उनका जो बिजनेस मॉडल था वो कहीं ना कहीं फेल हुआ। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है, आरोप है कि जिस वक्त उनका बिजनेस मॉडल फेल हो रहा, मोदी जी ऋषि अग्रवाल को कोरिया ले गए। नाउ दिस इज अ स्टेटमेंट व्हिच आई हैव नॉट क्रॉस्ड बिकॉज आई डोंट हैव एविडेंस कि मोदी जी अपने जहाज में बैठा के कोरिया ले गए थे ऋषि अग्रवाल को। बट कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इल्जाम लगाया है। तो जाहिर तौर पे एक बड़ी पार्टी है और गुजरात में मेजर अपोजिशन पार्टी है, तो इल्जाम सही लगाया होगा। 2013 तक की ये कहानी। 2014 के बाद मोदी साहब बादशाह बने इस मुल्क के। जब वो बादशाह बने तो ऋषि अग्रवाल के खिलाफ आप कह सकते हैं जो कर्जा था वो बढ़ता है। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि उनकी जो बैलेंस शीट थी वो शो कर रही थी कि साहब जो रेवेन्यू है इस इतनी बड़ी कंपनी का वो 16 करोड़ रुपए है सिर्फ, और उस कंपनी का जो कर्जा था वो 10,000 करोड़ से ज्यादा था। तो लोन आपने 10,000 करोड़ का लिया है, आपका रेवेन्यू 16 करोड़ है, लेकिन उसके बाद भी बैंक्स थे वो पैसा देते चले गए, और ये पैसा बढ़ते 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 ये 23,000 करोड़, आई मीन ऑलमोस्ट द एग्जैक्ट फिगर इज 22,842 crores, but it's around 23,000 crores, which makes it the one of the biggest, or to be precise, the biggest banking scam of India. मेरा यहाँ पर जो बात मुझे जो ताज्जुब होता है वो ये होता है कि 2017 में सरकार को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जैसे आपके मुल्क में एफबीआई है ऐसे ही हमारे यहाँ सीबीआई है, सीबीआई के पास ये मामला पहुंच गया था। बैंक इनको लगातार शिकायत कर रहे थे, और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो बार बार सीबीआई को लिख रहा था कि साहब एफआईआर दर्ज करिए, ये जो ऋषि अग्रवाल है ये भाग जाएंगे। लेकिन मैडम 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 आ गया। For the last 5 years, this entire scam was under the wrap. It was in the knowledge of finance minister. It was in the knowledge of prime minister office. But this was buried somewhere. अब मजबूरी ये थी कि आपको पता है कि जो सरकारी बैंक हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है,
फिर प्राइवेट बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक है, 28 बैंकों का ये जो 23,000 करोड़ रुपया है, आखिर कहीं ना कहीं तो इसका ऑडिटिंग में ये स्कैम सामने आता ही। तो आप कह सकते हैं कि अल्टीमेटली सीबीआई को ये केस दर्ज करना, लेकिन ये जो डिले है, ये जो देरी है, इतनी देर आपने लगाई और 5 साल तक आपने इतने बड़े स्कैम को दबाया, और वो सरकार जिसने कभी कहा, जिसके बादशाह ने कहा कि मुल्क ये झुकने नहीं दूंगा, ये देश कभी झुकने नहीं दूंगा, सारा काला धन, ये सारा काला धन दुनिया का वापस लाऊंगा, ना खाऊंगा सारा ना काला खाने धन दूंगा। दुनिया का वापस, जी हाँ, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो उस प्रधानमंत्री के नाक के नीचे ये फाइलें दबी रही 5 साल, और काश 5 साल पहले अगर ये कार्रवाई हुई होती। तो देखिए क्या होता है कि एक चीज मैं आपको और बताऊं, लोन लेना क्राइम नहीं। कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट, अगर चाहे वो 10,000 करोड़ हो, 20, जितनी उसकी हैसियत है, जो उसका बिजनेस मॉडल है, लोन लेना अपराध नहीं, लोन हड़प लेना अपराध है। और ये अपराध हो चुका, ये अपराध 5 साल पहले हो चुका। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चिट्ठियां अगर आप मुझे ईमेल करेंगी तो मैं आपको वो चिट्ठियां भी दे दूंगा, या आप मैंने स्टोरी करी है, अगर लोग जो चाहें दीपक शर्मा आप टाइप करें तो यू कैन गो एंड सी दोस डॉक्यूमेंट्स माय व्हिच आई हैव डन, कि ये वो स्कैम है जो मोदी साहब की बुनियाद हिलाने जा रहा है, कि मैंने स्टोरी करी है। तो द शॉकिंग एलिमेंट दिस स्टोरी इज दिस बिगेस्ट स्कैम वाज बरीड राइट अंडर द नोज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, राइट अंडर द नोज ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। तो दिस इज वेरी शॉकिंग, व्हाई इट वाज बरीड, व्हाई देयर वाज सो मच डिले। ये थोड़ा सा ये बातें चौंकाती हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो जिस तरह के जुमले हमारे मोदी साहब ने बोले हैं, खाऊंगा ना खाने दूंगा, और आपने सारे बताए। मैं आपको बताऊं, अमेरिकन सिर्फ 2 चीजों से डरते हैं, आईआरएस से और मौत से। इसके अलावा उन्हें किसी चीज से डर नहीं लगता, क्योंकि अगर आईआरएस पीछे पड़ जाए, जो हमारी टैक्स की और उसकी कंपनी है, वो आपको खोद के निकाल लाएगी कहीं से भी, और उससे कोई बचावा नहीं है। सीबीआई को हम हमेशा ऐसे ही देखते थे कि अगर सीबीआई किसी के पीछे पड़ जाए तो वो सब कुछ खोद के निकाल सकती है, और उसमें ये पावर है। ऐसा नहीं है कि उसमें पावर नहीं है, एबिलिटी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि ये सीबीआई भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती जा रही है। एक इंडिपेंडेंट बॉडी टू सर्व द कंट्री नहीं रह गई है। आपका क्या टेक होगा इस पर? देखिए, अब जैसे आपके यहाँ एफबीआई है, अब फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एफबीआई अगर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर ना कर पाए, सीआईए है जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो इंटेलिजेंस कलेक्ट ना कर पाए, तो फिर जाहिर तौर पे आप किससे सवाल करेंगे? सवाल तो फिर राष्ट्रपति से ही होगा अमेरिका के। इसी तरह से देश की जो सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, अगर वो काम नहीं कर रही है, वो खामोश है, वो चुप है, तो किसका दबाव हो सकता है? वो मेरा और आपका दबाव तो नहीं हो सकता, वो राहुल गांधी का दबाव तो नहीं हो सकता। किसका दबाव है? क्योंकि ये सही बात है कि जो स्ट्रक्चर है सीबीआई का आज की तारीख में, वहां हम उसको ऑटोनॉमस एजेंसी कहते हैं, जहां पर उसका जो डायरेक्टर है सीबीआई का, वो लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये तीनों मिलकर चुनते हैं और 2 साल का उनको मौका दिया जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि सीबीआई को जितने भी संसाधन हैं, सीबीआई को जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग रहती है, और ज्यादातर जो सीबीआई में अधिकारी होते हैं, ऑफिसर होते हैं, वो इंडियन पुलिस सर्विस के होते हैं। तो इंडियन पुलिस सर्विस वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसकी कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी, यानी सीबीआई के जो अधिकारी काम करते हैं, उनका जो आप कह सकते हैं, उनकी जो नौकरी है, उनका जो नियंत्रण है, वो गृह मंत्रालय का, होम मिनिस्ट्री का। तो ये जो चेक एंड बैलेंसेस हैं, कहीं ना कहीं उसमें जो सीबीआई का डायरेक्टर है, बावजूद इसके कि वो एक आजाद है, वो ऑटोनॉमस है, लेकिन सरकार उसको दबा लेती है और वो दब जाता है किसी न किसी कारणों से। तो हमको ऐसा लगता है कि आज की जो सीबीआई है, उसका हाल वही हाल है जो आप कह सकते हैं मनमोहन सिंह के टाइम पे जो करप्शन हो रहा था, और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई इज अ केज्ड पैरट, ये एक पिंजरे में बंद तोता है। मुझे लगता है कि मोदी जी इस तोते को पिंजरे से निकाल नहीं पाए, और ये आज भी तोता है। और इसलिए सीबीआई अगर अपनी जिम्मेदारियां सही तरह से निभा नहीं पा रही है। देखिए, एक चीज आप मानिए, अमेरिका और हिंदुस्तान में जो फर्क है, ये सही बात है कि हमारे हिंदुस्तान में करप्शन है, अभी भी हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, उनकी जो इंटीग्रिटी है, उनका जो आप कह सकते हैं कि ऑटोनॉमी है, वो वैसी नहीं है जो बाहरी मुल्कों में। और इसी वजह से हमारे पुलिस में करप्शन है, और जब करप्शन होगा तो इंटीग्रिटी पर सवाल उठेगा, ईमानदारी पे सवाल उठेगा, इकबाल पे सवाल उठेगा। तो जो दौर है, जो हालात हैं, एक वाइड स्प्रेड जो करप्शन है अभी भी, उसका एक रिफ्लेक्शन आप कह सकते हैं सीबीआई में भी आपको मिलेगा।
तो रंग जो है वो सिर्फ एक जगह नहीं होता, रंग जो है वो आपको हमेशा मतलब सभी पर दिखेगा उसका असर। तो सीबीआई, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि उम्मीदों पर वो खरी नहीं उतरती दिख रही। तो क्योंकि आजकल हो ये रहा है, खासतौर से पिछले कुछ सालों में, कि हमारे जितने भी सवाल होते हैं कहाँ, क्यों, कैसे, किसी भी चीज को लेकर, किसी भी वाकये को लेकर, चाहे वो सोशल लेवल पर हो, चाहे वो रिलीजियस लेवल पर हो, चाहे वो फाइनेंस लेवल पर, हिंदुस्तान से के जितने भी आज के मुद्दे हैं, और इलेक्शन भी हो रहे हैं आपको पता ही है, तो जितने भी इन सवाल हैं वो कहीं ना कहीं जाकर हुकूमत पर खत्म हो जाते हैं, क्योंकि एक तरह से देखा ये जा रहा है कि सारी चीजों का कंट्रोल, रिमोट है वो एक ही ऑफिस में, एक ही बंदे के हाथ में है, वही चला रहे हैं। इस सूरत हाल में इतने बड़े बड़े घोटाले हो जाने का आपको लगता है कि ये बगैर जो बिग बॉडीज है हमारे मुल्क की, उनके इल्म में लाए बगैर हो गए होंगे? देखिए, एक चीज वाइडर पर्सपेक्टिव में मैं कहना चाहूंगा कि जब आप चीजों को सेंट्रलाइज्ड कर, देखिए आज एक छोटी सी जिम्मेदारी मैं कह रहा हूँ कि एक अखबार का जो एडिटर है, जब मैं एक न्यूज एजेंसी का एडिटर था, एग्जीक्यूटिव एडिटर था मैं एक मुल्क की एक न्यूज एजेंसी का, तो 10-12 घंटे काम करना पड़ता, और अगर जरा सा भी आप लैक्स हुए, जरा सा भी आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटे, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी। तो ये एक छोटी सी एजेंसी, न्यूज एजेंसी के एडिटर का मैं हाल बता। अब आप सोचिए कि मिनिस्टर है, जो चीफ मिनिस्टर है, उसका आलम क्या होगा कि जहां उसको इतना बड़ा स्टेट देखना है, उसके पास वक्त है ही नहीं सारी फाइलों को देखना, सारी जिम्मेदारियों को देखना। तो अब आप कल्पना करिए कि प्रधानमंत्री का क्या हाल होगा। और हमारे प्रधानमंत्री अगर सारी चीजें वो अपने हाथ में ले लेंगे, वो अगर उसको डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे, वो जिम्मेदारियां बांटेंगे नहीं, तो फिर इस तरह की गड़बड़ी आएंगी। अब हम ये नहीं कह सकते कि साहब ये जो ऋषि अग्रवाल है इस करप्शन ये मोदी जी की नेग्लिजेंस की वजह से हो गया, लेकिन मोदी जी की सरकार में मोदी जी उस जवाबदेही से पीछे नहीं हट सकते, वो अपना दामन उससे नहीं बचा सकते, क्योंकि मैंने कहा ना कि उनके रहते हुए पिछले 5 साल में इस पूरे मामले में एक्शन नहीं हुआ। और निर्मला सीतारमण से जब पत्रकारों ने पूछा कि आपने इतनी देरी क्यों लगा दी, इतनी देरी क्यों हुई आपको, तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, आज की जिस तरह की बैंकिंग प्रक्रिया है, बैंकिंग प्रणाली है, व्यवस्था है, बैंकिंग सर्विसेज हैं, उसमें 52-56 महीने लग जाते हैं, यानी 56 मंथ्स लग जाते हैं ऑडिटिंग करते करते। अब ये तो कोई जवाब नहीं हुआ, मतलब तो सरकार एक तरह से बैकफुट पर है। अब दिक्कत क्या है कि यहाँ पर जो मीडिया है, वो मीडिया ऐसी बातों को प्रमुखता के साथ हाईलाइट नहीं करती है, और सरकार का दबाव मीडिया पे भी रहता है। मीडिया उतनी इंडिपेंडेंट नहीं है। मीडिया पे मतलब आप सबसे ज्यादा कार्टून हमारे मुल्क में आज की तारीख में ट्विटर पे, मीडिया पे होती, सबसे ज्यादा जो तंजकशी है, सबसे ज्यादा जो छीटाकशी है, सबसे ज्यादा जो कटाक्ष होता है, वो सब मीडिया पर होता है। यानी जो आईना है वो टूटा हुआ है, आईना जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं धुंधला सा हो गया है इस मुल्क का। तो बहुत सी चीजें साफ रिफ्लेक्ट नहीं होती उस दर्पण में, उस शीशे में, उस मिरर में, क्योंकि मीडिया को मिरर की तरह होना चाहिए। बिल्कुल। तो वो आईना उसमें नहीं दिख रहा है जी। और ये सब वजह हैं कि जब इस तरह की करप्शन आते भी हैं तो उस पर मीडिया फोकस नहीं करती। फोकस किस चीज पर है कि साहब इत्र वाले के यहाँ छापा पड़ गया। अब जो इत्र वाले के यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में छापा पड़ा, वो इत्र वाला जो था वो समाजवादी पार्टी के जो इस वक्त सदर है अखिलेश यादव, उनके जानने वाले थे। अब वो क्या मामला था, वो एक टैक्स पेनल्टी का मामला था कि किसी ने टैक्स नहीं दिया, उसका टैक्स डिफॉल्ट पकड़ा गया, बाद में उसने कहा हम टैक्स पे कर देंगे। तो ये तो हिंदुस्तान में हर आप कह सकते हैं हर तीसरे बिजनेसमैन का ये बिजनेस सभी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि एक टैक्स इवेजन का जो मामला हुआ, वो उस पर प्रधानमंत्री भी बोले, मुख्यमंत्री भी बोले, उस पर अखबारों ने भी अपने सफों को रंग दिया, उसमें हेडलाइंस चलने लगी चैनल पे। लेकिन जब इतना बड़ा बैंक घोटाला हुआ, देश का सबसे बड़ा, उस पर कोई लाइन नहीं आ रही है। करेक्ट। वो वही है कि भाई करप्शन तो हमारे डीएनए में आ गया है, वो तो सब छोटे बड़े सब करते हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर करना और मुल्क पर उसका भार डाल देना वो इजी नहीं है। और जो भी गवर्नमेंट होती है, अगर बीजेपी नहीं होती, कांग्रेस होती, तो कांग्रेस को इल्जाम दिया जाता, अगर अखिलेश की होती तो अखिलेश को, समाजवादी को इल्जाम दिया जाता। तो जो हुकूमत होती है और अच्छा काम करती है और तालियां लेती है,
तो उसको क्रिटिसिज्म भी या अपनी सरकार में हुई गलतियों की भी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, ये नॉर्मल चीज है। आप मुझे ये बताइए कि इस पूरे सिलसिले में आज हमारा कल शायद तीसरा फेस हुआ है, आप ये बताएं कि इस मौजूदा इलेक्शन में कहीं भी इस तरह के मुद्दे नजर नहीं आ रहे हैं, उसका कितना इफेक्ट पड़ेगा बीजेपी पर, खासतौर से क्योंकि करंट पार्टी है और लोग अब बहुत चीजें देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। कि अभी जो विकास की जो बात होती है, जो डेवलपमेंट की बात, डेवलपमेंट आप फोकस तभी करेंगे जब आपने डेवलपमेंट पर कुछ किया हो। अगर डेवलपमेंट में आपने पिछले 5 साल फोकस नहीं किया, आपने उत्तर प्रदेश में आप इन्वेस्टमेंट लेके नहीं आए, उत्तर प्रदेश में सड़क बनाने के अलावा कोई और बड़ा, और सड़क भी आपने सिर्फ एक बनाई जो पहले की सड़क थी, उसको पूरा किया आपने उस प्रोजेक्ट को। अगर आपके पास एक विजन नहीं है कि किस तरह से इस सबसे बड़े सूबे को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं, उसका विजन क्या है, किस तरह से हमको इंडस्ट्री लाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, किस तरह से हमें कानपुर को रिवाइव करना है, किस तरह से वो नोएडा जो नारायण दत्त तिवारी ने आज से 30-40 साल पहले जो उन्होंने विजुअलाइज किया, जो कंसेप्ट था नारायण दत्त तिवारी साहब का जब वो यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, जगदीशपुर स्टेट, अमेठी में, हमारे लखनऊ में सरोजनी नगर इंडस्ट्रियल एरिया, इलाहाबाद में नैनी इंडस्ट्रियल एरिया, फिर कानपुर को रिवाइव करना। तो उत्तर प्रदेश में एक बहुत संभावनाएं, बहुत पॉसिबिलिटीज है। हमारे उत्तर प्रदेश में आप देखें, अगर आप भदोही और बनारस चले जाएं तो वहाँ कारपेट की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट की बहुत इंडस्ट्री। अगर आप मुरादाबाद में आ जाए, मैं मुरादाबाद में मैंने कई स्टोरीज करी हैं और मैं बड़े बड़े वहां पर जो ब्रास के कारखाने वहां गया हूँ, और मुझे जान के ताज्जुब हुआ कि 25 दिसंबर जो आप लोग क्रिसमस मनाते हैं अमेरिका में, अमेरिका का 40-50% जो वॉलमार्ट को जो छोटे छोटे सोवेनियर्स जाते वो मुरादाबाद से बन के जाते हैं। ये स्टोरी मैंने करी है। हमारे आगरा में आप चले जाइए, लेदर, बुगाटी जैसे जूते और दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड के जूते आगरा से बन के जा रहे हैं। कानपुर है, उन्नाव है, टेनरी की का बहुत बड़ा काम है, टेक्सटाइल्स का बहुत बड़ा काम है। तो उत्तर प्रदेश का हर शहर आप कह सकते हैं कि वो एक सिलिकॉन वैली की, डेट्रॉइट की उसके अंदर संभावना है। लेकिन 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। डबल इंजन की सरकार ने अगर वो चाहती तो बहुत काम हो सकती थी। तो मुझे लगता है कि आज का जो उत्तर प्रदेश के हालात है वो ये है कि यहाँ सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, लेकिन उस पर फोकस नहीं है मोदी जी का। बल्कि बेरोजगारी के लिए तो मैं ये कहूंगा कि हमारे यहाँ जो सेना की भर्ती होनी है, 2 साल से सेना की भर्ती नहीं हुई और बहुत से बच्चे हैं वो बेचारे दौड़ते रह गए, रियाज करते रह गए, उनकी उम्र निकल गई। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं बच्चे, कोचिंग सेंटर्स में पढ़ते हैं, और सरकार के जो पीसीएस के, आईएएस के ये जो इम्तिहान होते हैं सरकारी नौकरियों के, जो एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी होती है, उसमें लगातार योगी जी के सरकार में कम से कम 16-17 जो एग्जामिनेशन थे उनके पर्चे लीक हो गए, तो वो परीक्षाएं भी नहीं हो पाई। एक फ्रस्ट्रेशन है, और इस फ्रस्ट्रेशन की इंतहा तब हुई कि जो बच्चे पेपर लीक होने की वजह से जो सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर पुलिस ने लाठियां चला दी, बूट चला दिए। तो ये एक दौर है। तो जब आप परफॉर्म नहीं करते हैं, और जो हमारे यहाँ कोविड की जो दूसरी सेकंड वेव आई, तो वहां पर भी तैयारियां नहीं थी, और तैयारियों के समय में मोदी जी और योगी जी बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे जिस वक्त सेकंड वेव आ रही थी। और ये तो बहुत साइंटिफिक प्रेडिक्शंस हैं इसके कि भाई इस वक्त वेव महाराष्ट्र में है, अब महाराष्ट्र के बाद ये वेव नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है। तो ये सारी चीजें तो आज की तारीख में साइंटिफिक लाइंस पर प्रिडिक्ट की गई, और इसकी तैयारियां हो सकती थी 10-15 दिन के अंदर। ऑक्सीजन के जो प्लांट हैं 4-5 दिन में उनको स्थापित किया जा सकता है। पैरासीटामोल जैसी दवाइयां या और जो उस वक्त दवाइयों की जरूरत थी, स्टेरॉइड्स वगैरह की, उसका इंतजाम 4-5 दिन में हो सकता है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन नहीं हुआ। तो अब इन सब चीजों पे बात ना करके आप क्या बात करेंगे? आप हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे। अब मैं कल, एक साहब हैं, राजा साहब हैं, अमेठी, आपने नाम सुना होगा, अमेठी जहां से राहुल गांधी लड़ते थे और राजीव गांधी, वहां पर एक रजवाड़ा है छोटा सा जिसका नाम है तिलोई। तो तिलोई के राजा साहब हैं मयंकेश्वर शरण सिंह। इनका एक बयान वायरल हुआ और इन्होंने कहा कि साहब जो वोट नहीं देगा वो पाकिस्तान जा सकता है। अब इस तरह की आप तो ऐसी मतलब किसके फेवर में? वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं राजा साहब। तो वो डरा रहे हैं। तो ये जो माहौल है, देखिए एक चीज हमेशा याद रखेगा, और मैं कहना चाहूंगा जो भी आप सुनने वाले लोग हों, देखिए
मुसलमानों को कभी भी इस मुल्क में मुसलमानों ने नहीं बचाया। मुसलमानों को हमेशा इस मुल्क में हिंदुओं ने आगे किया है, उन्होंने ही उनको बढ़ाया है। वही उनके, चाहे आप गांधी को देख, गांधी ही आगे आए, गोली खा गए एक अलग बात। तो वो जो एक फैब्रिक है, उसी फैब्रिक की वजह से जो हमारी माइनॉरिटीज आज तक जो खुली हवा में जो सांस लेती हैं, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश इन मुल्कों से बेहतर सांस लेती हैं। पढ़ाई के मौके हैं, आप देखिए कलाम साहब को देखिए कहां तक पहुंचे। और मैं तो कहूंगा कि इवन अटल बिहारी वाजपेयी साहब को मैंने देखा है, मैं जब चीफ रिपोर्टर था पायनियर में, वो टोपी भी लगा लेते थे, वो रोजा इफ्तार में भी चले जाते, वो थे जरूर बीजेपी में, लेकिन वो रोजा इफ्तार में भी जाते थे। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं अडवाणी साहब ने भी इस चीज को एहसास किया कि भाई मुस्लिम्स को लेके चलना होगा। ये जो अकलियत है, ये 20 करोड़ 22 करोड़ इसकी आबादी है, इनको साथ लेकर चलो। ठीक है, जो उसमें हार्डकोर एलिमेंट्स हो सकते हैं, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन इसीलिए अडवाणी अजमेर गए, अडवाणी साहब पाकिस्तान गए तो उन्होंने लिखा नहीं, जिन्ना के फेवर में एक आध लाइन लिख दी थी जिसमें बवाल मच गया। तो एक मॉडरेट पॉलिटिक्स ही इस दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी को आगे ले जा सकते। अगर आप हार्डकोर पॉलिटिक्स करेंगे, आपका फोकस बिजनेस पे नहीं होगा, आपका फोकस जो है वो पैसे पे नहीं होगा, कारोबार पे नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि दुनिया बेहतर जो है वो समृद्धि से हो सकती है, प्रॉस्पेरिटी से वर्ल्ड बेहतर हो सकता है। और वो थोड़ा सा इस हुकूमत में उधर ध्यान नहीं है। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात को थोड़ा सा और आपसे चाहूंगी कि मुसलमानों ने कभी भी खुद को लीडर मानकर काम जिंदगी नहीं गुजारी है। पिछले 75 साल में हमारी जो लीडरशिप उसी को ही फॉलो किया है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारा लीडर हमारे अंदर से ही आए। और यही वजह है शायद कि आज हमारे पास कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, मतलब मुसलमानों के पास जो रिलीजियस लीडर है उनका भी अल्लाह ही हाफिज है ऑलमोस्ट, लेकिन कोई भी हमारे पास पॉलिटिकल लीडर नहीं है। हमने हमेशा हमारे मुल्क में जो लीडरशिप है उसको फॉलो किया है। पर आज कहीं ना कहीं एट दिस पॉइंट, यानी अब जो ये चुनाव हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मुसलमान अपने आप को हाशिए पर भी समझ रहा है, और कहीं ना कहीं उसमें ये फीलिंग आ रही है कि मैं किसके पास जाऊं अपने मसाइल लेकर। जिस तरह के जुमले आ रहे हैं, आपको पता ही है, जिस तरह की थ्रेड आ रही है, उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? ये एक्सेप्ट तो हमें करना ही पड़ेगा कि हमारे पास कोई लीडरशिप नहीं है बीइंग अ मुस्लिम इन इंडिया, और हम हमारी लीडरशिप है उसी को 75 साल से फॉलो कर रहे हैं। देखिए, गांधी का जो मॉडल है, मुझे लगता है, अब आपकी मतलब मैं नहीं चाहता हिंदू मुस्लिम के और मसलों में और क्या लीडरशिप का मॉडल होगा। मुझे ये लगता है कि जो गांधी जी का मॉडल रहा है, एक सेकुलर स्टेट, और अम्बेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का, और एक रोल मॉडल रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशन छोटे मुल्कों के लिए, और खासकर उन मुल्कों के लिए जिन्होंने 1947 के बाद आजादी पाई। वो ब्रिटेन से कहीं ज्यादा वो हिंदुस्तान के संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित हुए, और हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 47 के बाद जो डेमोक्रेसी इंडिपेंडेंट हुई उसका रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा। तो एक बहुत मुकम्मल संविधान है, और जो सोशल फैब्रिक है, जो सोच है, वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सोच। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमानों में अगर कोई नेता पैदा होगा, लीडर पैदा होगा, तो मसले बढ़ेंगे। और कांग्रेस में कहीं को कभी कमी नहीं रही, कांग्रेस ने कभी महसूस नहीं करने दिया। और ओवैसी साहब जैसे लोग, देखिए, कौम की बात जरूर करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि जब आप ओवैसी साहब जैसे लोग जब इस तरह की बातें करें कि मैं 15 मिनट का मुझे मौका दे दो, तो मैं उसका फिर रिएक्शन होता है। और हमारी जो डायरेक्शन है कि हमें देखिए क्या है, हमें हिमालय लांघ कर हमको चीन को जो है चैलेंज देना, ये है हिंदुस्तान, ये हमारा मुस्तकबिल होना चाहिए कि हिमालय के उस पार चीन है, उस ड्रैगन को हमें सबक, हमको उससे निपटना। मुसलमान लेकिन अगर हम एग्री करेंगे तो हमें इसमें नहीं फंसना है कि कौन जो है वो ओवैसी साहब हैं, और ओवैसी साहब होंगे तो फिर अमित शाह होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो अमित शाह हैं तो वैसे साहब भी मौजूद हैं, उसकी तो फिक्र नहीं है। मेरा ये मानना है कि हमारा जो हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम उस कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस करें। जहां तक मुस्लिम्स की बात रही, वो आज भी चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस है, उनके लिए तमाम ऑप्शन, एनसीपी वगैरह, बीजेपी से भी वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं
आप देखिए हमारे लखनऊ में, मैं लखनऊ का हूँ, और लखनऊ में लोग थे जो अटल जी को भी वोट देते, तो इस तरह की चीजें रही। लेकिन जब जुमलेबाजी शुरू होती है, जब इस तरह की कि साहब हम आपकी दाढ़ी काट देंगे, आप पाकिस्तान जाओ, ये जाओ, ये जो इस तरह के जब बयान कोई मंत्री, कोई उम्मीदवार बीजेपी का जब मंच से बोलता है, इसका एक रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन में ओवैसी जैसे लोगों को मौका मिलता है। और फिर क्या होता है कि समझ लीजिए फिर आग में और ज्यादा आपने घी डाल। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल ये दे रहा हूँ कि ये जो मुस्लिम्स आज हिंदुस्तान में है, ये कोई रेफ्यूजीज नहीं है, ये कोई 6 महीने पहले कोई अल्जीरिया से आए हुए लोग नहीं है, ये कोई साल भर पहले ये कोई कहीं किसी मुल्क से आए हुए लोग नहीं है, ये यहाँ हजारों हजार साल से रह रहे हैं। इनका डीएनए है कि ये तो मोहन भागवत भी मानते हैं। तो जो हमारे यहाँ के जो माइनॉरिटीज हैं वो इसी मिट्टी में पैदा हुई हैं और हजारों सदियों से रह रही हैं। एक मैं मिसाल दूंगा पॉजिटिव नोट। देखिए शुरू में जब मोदी जी आए, और इस चीज को आप एनालाइज करिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा, ये मेरी एनालिसिस है, आई मे बी रॉन्ग। तो जो हमारा वेस्टर्न यूपी है, जिसको हम वाइल्ड वेस्ट कहते हैं, वाइल्ड वेस्ट, उसमें बेसिकली जाट हैं और गुर्जर हैं। और जाट और गुर्जर एक मिलिटेंट ट्राइब रही। आप इनको पठानों से आप कंपेयर कर सकते हैं अफगानिस्तान में। तो ये जो जाट और गुर्जर थे, जब मोदी जी आए तो आपने देखा कि इनके विजिलेंटी ग्रुप्स बन गए। और ये जो विजिलेंटी ग्रुप्स थे, ये साफा पहनने लगे भगवा टाइप का, और कोई अगर गाय का मीट लेके जा रहा है या कहीं गाय जा रही है, सिर्फ शक शुबा पर, अखलाक का जो आपने केस देखा, अखलाक का मर्डर केस जिसने चौंकाया देश को, ये विजिलेंटी ग्रुप्स जो थे बहुत एक्टिव। और वाकई उस वक्त इनटॉलरेंस की, मुसलमान वाकई डर गया था इन विजिलेंटी ग्रुप से। मेरठ में, बागपत में, मुजफ्फरनगर में, मथुरा में इस तरह की घटनाएं होती थी। मुझे याद है बुलंदशहर में इंस्पेक्टर तक की हत्या हो गई, एक ऐसे ही विजिलेंटी ग्रुप ने कर दी। ये सब आपको, लेकिन धीरे धीरे मैम क्या हुआ, धीरे 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 7 साल के बाद आज वो जाट और गुर्जर मुसलमान के साथ खड़े हैं, आरएलडी को सपोर्ट कर रहे हैं, और बीजेपी उनसे आज वही जाट और गुर्जर जो मिलिटेंट ट्राइब है, जिसको वाइल्ड वेस्ट, वो मुस्लिम्स के साथ वापस एक थाली में खाना खा रहे हैं। अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं, राकेश टिकैत साहब लगा रहे हैं, नरेश टिकैत साहब लगा रहे हैं। ये जो परिवर्तन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये एक दौर होता है, बट दैट इज अ टेम्पररी फेज। इट्स जस्ट लाइक अ वेव, इट विल गो अप, इट विल कम डाउन। होपफुली थिंग्स आर चेंज। let's think positive, बिल्कुल। and I think everything will improve, and we should think that this is civilization which has made its mark on the entire globe. It has its footprints everywhere. So it's a great country, great people, great spirit. Oh yeah, no doubt about it. It's a passing phase. It is. And और मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि काश जो भी हुकूमत में लोग आए वो थोड़ा सा पढ़े लिखे हों, जिनकी मार्कशीट्स नहीं मिलती, आपकी मार्कशीट का पता नहीं है कि आप पास हैं नहीं स्कूलों का पता नहीं है, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनका ये पता नहीं कि वो कितनी पढ़ी लिखी है। तो थिंग्स तो उसकी वजह से सब तो हुआ है चीजों में, लेकिन होपफुली हम मतलब समय हो रहा है। जी हाँ, मैं नहीं समझती कि हिंदुस्तान की कोई भी माइनॉरिटी अपना इंडिविजुअल लीडर चाहती है। दे स्टिल बिलीव इन डेमोक्रेसी। थैंक यू सो मच दीपक जी, आपने हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी, और आई एम श्योर कि हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो वो हैं, वो जरूर देखेंगे इसको। और जय भारत, जय भारती।